हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसे 210। उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमने आज तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये समझा कि स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क किस तरह से है। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। एश्योरेंस का मतलब होता है एन एंगेजमेंट वेयर अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट अ गिवन क्राइटेरिया। क्यों? टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, ये हमने समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि जो सीए इन प्रैक्टिस होता है वो दो तरह के काम करता है। पहला वो काम करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, दूसरा काम करता है वो अदर एंगेजमेंट। जो एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, it may be related to historical financial statement and it may be related to other than historical financial statement। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है उसमें अगर एश्योरेंस लेवल हाई है तो उसे हम बोलते हैं ऑडिट। अगर एश्योरेंस लेवल मॉडरेट है उसे हम बोलते हैं रिव्यू। अगर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एश्योरेंस दे रहा है क्योंकि वहां पे प्रोजेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, एस्टिमेशंस होते हैं, तो वहां पे एश्योरेंस लेवल थोड़ा कम होता है, इसलिए वहां पे मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। इसे हम बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। और जहां पे कोई एश्योरेंस नहीं होता उसे हम बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। उसके बाद हमने समझा था एसे 200 का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाई? ये डिटरमाइन करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इट मे बी ड्यू टू फ्रॉड और इट मे बी ड्यू टू एरर। इससे क्या होगा? ऐसा करने से ऑडिटर एक ऑडिट ओपिनियन बना पाएगा, एक रिपोर्ट बना पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद द एफआरएफ इन मटेरियल एस्पेक्ट। मटेरियल का मतलब क्या था सर? ये जजमेंट होता है ऑडिटर का, प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि डेफिनेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग एफआरएफ। क्यों करते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर? टू कम्युनिकेट द यूजर्स अबाउट द एंटिटीज, obligations and assets at a point of time and changes therein over a period of time। उसके बाद हमने समझा सर एफआरएफ क्या होता है। एफआरएफ क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है दैट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मे बी रिक्वायर्ड बाय द लॉ रेगुलेशन और इट मे बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों का हमने एग्जांपल भी ले लिया था। मिस स्टेटमेंट क्या होता है सर? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट classification, presentation, disclosure is used in preparation and presentation of financial statement and as required by the FRF। दोनों में कुछ भी डिफरेंस रहा तो उसे हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। क्या सर ओनली फ्रॉड मिस स्टेटमेंट है? नहीं सर, फ्रॉड इज अ पार्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। उसके बाद हमने समझा ऑडिट रिस्क क्या होता है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है दैट आर मटेरियल बट स्टिल ऑडिटर ये बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड और ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे दे, उसे हम बोलेंगे ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क दो तरह का होता है, पहला रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और दूसरा डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है सर? जो हम ऑडिट स्टार्ट करने से पहले असेस करते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है सर? ससेप्सिबिलिटी, मतलब चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स विदाउट कंसिडरिंग एनी इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कंसिडर करने से पहले कितना परसेंट चांसेस है कि इसका अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर माइट बी मिस स्टेटेड। और ये इंडिविजुअली हो सकता है और एग्रीगेटली भी मटेरियल हो सकता है। दूसरा कंट्रोल रिस्क का मतलब था, कंट्रोल रिस्क का मतलब यह है सर कि इंटरनल कंट्रोल लगाने के बावजूद भी कितना परसेंट चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट रह जाए। थर्ड डिटेक्शन रिस्क क्या था सर? डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये था कि ऑडिटर ने बहुत अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर लगाया, बहुत अच्छे से काम किया बट स्टिल कुछ मिस स्टेटमेंट रह गए इन अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड डिस्क्लोजर, तो इसे हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज बताया गया है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी सर? एफआरएफ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें ऑडिट एक ओपिनियन देना है, हमें रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब होता है सर? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। उसके बाद हमने ये समझा था कि इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो हमने पहले देखा एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में भी कुछ पॉइंट्स है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसका मतलब क्या था? हमेशा उसको अलर्ट रहने का, हमेशा उसको विजिलेंट बने रहने का। कोई भी एविडेंस दे रहा है उस पर एज इट इज भरोसा नहीं करना, उसको अपने दिमाग से चेक करना है, थोड़ा विजिलेंट रहना है। उसके बाद हमने देखा प्रोफेशनल जजमेंट। सर अपने ऑडिट एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्टेटरी रिक्वायरमेंट, इन सबको ध्यान में लेकर जो भी जजमेंट लिया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। ये हर जगह होता है, जैसे कि डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, यहाँ भी प्रोफेशनल जजमेंट होता है। ठीक है। बहुत सारे हमने उसके एग्जाम्पल देखे थे।
उसके बाद हमने देखा था कि कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां भी हमारा प्रोफेशनल जजमेंट होगा। क्या हमें इंटरनल ऑडिटर का काम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यहाँ भी हमारा प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हमने समझा था कि ऑडिटर को क्या करना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी होना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, उसमें हमने एग्जांपल भी लिए थे कि अगर आप एक जेरोक्स कॉपी या ओरिजिनल कॉपी, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ओरिजिनल कॉपी का कोई बिल है तो वो ज्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू जेरोक्स कॉपी। उसके बाद ये था कि ऑडिटर को क्या करना है, हमेशा स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करना है जब तक कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो। अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो उससे डिविएट करता है, किसी स्टैंडर्ड को अप्लाई नहीं कर पाता, तो उसको उस फैक्ट को डिस्क्लोज करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। उसके बाद हमने समझा था इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होता है सर। इनहेरेंट लिमिटेशंस इसलिए होता है क्योंकि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कुछ ऐसा है कि उसमें इन्वॉल्व एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा ऑडिट एविडेंस होते हैं वो परसुएसिव होते हैं रेदर देन कंक्लूसिव। उसके बाद ऑडिट में जो टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व होता है वो भी एक फैक्टर है बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशंस का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसे 210। एसे 210 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा। ठीक, एसे 210 इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं पहले कि एसे 210 बनाया क्यों गया है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपने एक सीए फर्म खोली है, ठीक, क्योंकि हम सीएन प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं जो एश्योरेंस देता है। ठीक है, क्योंकि एश्योरेंस पे ही ऑडिट एप्लीकेबल है। ठीक है, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने अपनी सीए फर्म खोली है, आपके पास एक क्लाइंट आता है, जो भी क्लाइंट नहीं बना इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। अंजलि टेक्सटाइल, अंजलि टेक्सटाइल का मैनेजर आपके पास आता है। अंजलि टेक्सटाइल का मैनेजर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अंजलि टेक्सटाइल एक कंपनी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसके हाथ में नहीं होता कि वो खुद चल के आएगी। अंजलि टेक्सटाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मैनेजमेंट होना जरूरी है। उसका मैनेजर आपके पास आ रहा है, बोल रहा है सर आप हमारा ऑडिट कर दो। हमने पूछा सर ठीक है कौन सा ऑडिट करवाना है आपको। आप बोले आपने पूछा और अंजलि टेक्सटाइल का जो मैनेजर है वो बोल रहा है सर हमारा आप स्टेट ऑडिट कर दो अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, तब ऑडिटर को ये डिसीजन लेना है कि क्या मुझे अंजलि टेक्सटाइल का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस बात को हम बोलते हैं ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अब अंजलि टेक्सटाइल का मैं ऑडिट करूं या ना करूं, इस चीज को डिसाइड करने के लिए मेरे पास दो तरह के फैक्टर्स हैं जिस पे मुझे ध्यान देना होगा। अगर वो फैक्टर्स पे मैं खरा उतरता हूं तो ही मैं इस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा। अगर मैं उन फैक्टर्स पे खरा नहीं उतरता, मुझे लगता है कि नहीं कुछ डाउट्स है, तो मैं इस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो फैक्टर्स को हम डिसाइड देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, ऐसे फैक्टर्स जो ऑडिटर के कंट्रोल में होते हैं। दूसरा, ऐसे फैक्टर्स जो ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो ऑडिटर के कंट्रोल में होते हैं सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई क्लाइंट आ रहा है, अब हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें इस एंटिटी का ऑडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे फैक्टर्स को देख रहे हैं हम जो हमारे कंट्रोल में है। सबसे पहला है इंडिपेंडेंस। हमें कोई भी एंटिटी है उसका ऑडिट आ रहा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास कोई एंटिटी का ऑडिट आया मैसेज अंजलि टेक्सटाइल का। अब आपको ये देखना है कि क्या मैं जब इस एंटिटी का ऑडिट करूंगा तो क्या मैं इस एंटिटी से इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा, क्या मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अंजलि टेक्सटाइल में 40% इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि अंजलि टेक्सटाइल का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जब मार्केट में अंजलि टेक्सटाइल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो अंजलि टेक्सटाइल की वैल्यू बढ़ेगी। अंजलि टेक्सटाइल की वैल्यू बढ़ेगी मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या आप इंडिपेंडेंट रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। यानी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अंजलि टेक्सटाइल में तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। अगर अंजलि टेक्सटाइल में आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जो वहां की चीफ अकाउंटेंट है, जो वहां के अकाउंट्स देखती है, तो क्या आप उसकी गलती निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि आप गलती निकालोगे तो आपका रिलेशनशिप खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि क्या आप अंजलि टेक्सटाइल से इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास अंजलि टेक्सटाइल का ऑडिट करने के लिए प्रॉपर स्टाफ है, क्या मेरे स्टाफ के पास उतना एक्सपीरियंस है, ये हमें देखना होगा। अगर स्टाफ नहीं होगा तो आप मना कर देंगे सर हमारे पास इतने लोग ही नहीं है, अभी अभी हमने ऑफिस से स्टार्ट किया है, आप ऑडिट मत कराइए। तीसरा, आपको ये देखना होगा कि क्या हमारे पास उतना टाइम है या नहीं है। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम पड़ा हो, आपके पास उतना टाइम नहीं हो। ठीक, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि क्या मेरे पास एलई टेक्सटाइल का स्टेट ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। हो सकता है आपने अपनी इंटर्नशिप में और इनिशियल ईयर में आपने ओनली डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स ऑडिट किया हो या जीएसटी ऑडिट किया हो, आपको स्टेट ऑडिट का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है ऐसा भी। तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में, क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आपको लगता है कि आप इन एंटिटी से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, या आपके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है,
या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप खुद उसको मना कर सकते हैं, मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास इन रीजंस की वजह से मैं आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप किसी और सीए के पास जाइए। ठीक, तो ऐसे फैक्टर्स जो ऑडिटर के कंट्रोल में है, ये हम फैक्टर्स बाद में ऐसे 220 के अंदर पढ़ेंगे, जो है क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक, तो इन फैक्टर्स को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, जो मैनेजमेंट और उसकी एंटिटी और मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। ठीक, तो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड के तहत हमें ऐसे फैक्टर्स को देखना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो मैनेजमेंट और एंटिटी के कंट्रोल में है। ठीक, तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं सर? पहला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ऐसे 200 में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करेगा? एफआरएफ देखेगा कि कौन सा एफआरएफ उसके ऊपर एप्लीकेबल है, देन एज पर एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। ये मैनेजमेंट का काम है। तो ये आपके कंट्रोल में है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा ना या नहीं देगा? नहीं है, ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है। मैनेजमेंट चाहे तो बना दे, मैनेजमेंट चाहे तो नहीं बनाए। ठीक, दूसरा, एस्टेब्लिशिंग इंटरनल कंट्रोल, मतलब ऐसे कंट्रोल लगाना दैट इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमने अपना एग्जांपल लिया था जब ऐसे 200 में जब हमने मिस्टर जेड को एज अ कंट्रोल लगाया था, क्योंकि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो लोग थे पहले जो शॉपकीपर थे, और मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स मिलके कुछ मिस स्टेटमेंट कर सकते थे, कुछ फ्रॉड कर सकते थे, तो हमने मिस्टर जेड को एज अ कंट्रोल लगाया। ये काम किसने किया था? ये काम ऑडिटर ने किया था क्या? नहीं, ये काम एंटिटी ने किया था, ये काम एंटिटी के मैनेजमेंट ने किया था। ऑडिटर ने क्या किया था सर? ऑडिटर ने तो ओनली एसेस किया था कि मिस्टर जेड के होते हुए, यानी कंट्रोल के होते हुए कितना परसेंट चांसेस है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो प्रिवेंट ना हो पाए, डिटेक्ट नहीं हो पाए और टाइमली करेक्ट नहीं हो पाए। ऑडिटर ने ओनली इनहेरेंट रिस्क को एसेस किया था, ऑडिटर ने कंट्रोल नहीं लगाए थे। ठीक, तो कंट्रोल लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर का काम है उन कंट्रोल्स के होते हुए इनहेरेंट रिस्क को एसेस करना। ठीक, तो ये मैनेजमेंट का काम है। अगर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं लगाता तो आप कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर है, वो कंट्रोल लगाए या ना लगाए। थर्ड, जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे ऑडिट एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L अकाउंट भी है, बैलेंस शीट भी है। P&L अकाउंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, आप देखोगे इसमें सेल्स भी है, परचेज भी है, एक्सपेंसेस भी है, नेट प्रॉफिट है, जीपी है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। आपको हर चीज का ऑडिट करना है, और हर चीज का ऑडिट करने के लिए आपको एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स का ऑडिट करेंगे तो आपको सेल्स के रिगार्डिंग बिल्स चाहिए, आपको GSTR 1 की कॉपी चाहिए, आपको और भी जो इनवॉइसिंग है वो चाहिए होगा, आपको सेल्स रजिस्टर चाहिए होगा, आपको स्टॉक रजिस्टर चाहिए होगा। तो ये सब चीजें चाहिए, ये सब एविडेंस आपको चाहिए। अगर मैनेजमेंट आपको ये एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता तो क्या आप ऑडिट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर है, चाहे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, चाहे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे। तो ये क्या आपके हाथ में है? क्या ये आपके हाथ में नहीं है, ये मैनेजमेंट के हाथ में है, मैनेजमेंट की कंट्रोल में है। ठीक, अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कि किसी पर्सन के पास, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिटर या जो हमारे एंटिटी का जो मेसर्स अंजलि टेक्सटाइल्स है, इसका जो लीगल सेक्शन है, क्योंकि हर एंटिटी में कोई लीगल सेक्शन होता है, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उस एंटिटी के सारे डिस्प्यूट्स को देखते हैं, उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको उस बंदे तक एक्सेस चाहिए, आपको उस बंदे से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपको प्रोविजन करने के काम में आए, आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट करने के काम में आए। ठीक, आप चाह रहे हैं कि मुझे उस बंदे तक एक्सेस चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट आपको मना कर रहा है। तो ऐसा होता नहीं होता, ऐसा होता है कि मैनेजमेंट आपको उस पर्सन तक एक्सेस नहीं देता ताकि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको गैदर नहीं कर पाओ। आप उस इंफॉर्मेशन से जो एंटिटी के प्रॉफिट को कम कर रही हो या एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ इंपैक्ट कर रही हो, उस तक आपको एक्सेस नहीं मिल पाता। ऐसा कई बार होता है कि मैनेजमेंट या तो क्या करता है, उस बंदे को छुट्टी पे भेज देता है या किसी न किसी तरीके से आपको उस बंदे तक एक्सेस नहीं देता। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। अगर हमारे कंट्रोल में होते हैं और मैनेजमेंट हमें किसी बंदे तक एक्सेस नहीं दे रहा होता, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर रहा होता, या अगर ये हमारे कंट्रोल में होता सारे फैक्टर्स, तो हम पहले ही मना कर देते कि सर हमें इस एंटिटी का ऑडिट करना है या नहीं करना। ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये फैक्टर्स मैनेजमेंट और उसकी एंटिटी की कंट्रोल में है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हमें इस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड ये बोलता है ऑडिटर से कि ऑडिटर, जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो मैनेजमेंट को पहले ही ये बता दो कि मैनेजमेंट
क्या तुम एज पर एफआरए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे? अगर तुम प्रिपेयर करोगे, आप अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज कर रहे हो कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा, तो ही हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। ऑडिटर, जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हो, तो आप मैनेजमेंट को पहले ही बोल दो कि मैनेजमेंट, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंटरनल कंट्रोल लगाओ सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो क्या मैनेजमेंट आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज कर रहे हो? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हो? अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करोगे तो ही हम आपका ऑडिट करेंगे, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे, ये आप पहले ही मैनेजमेंट को बता दो। थर्ड, जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो, तो ऑडिटर, आप मैनेजमेंट को पहले ही बोल दो कि क्या मैनेजमेंट, तुम हमें ऑडिट करने के लिए जो भी एविडेंस चाहिए हमें, क्या वो प्रोवाइड करोगे? क्या हमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्या हमें वो इन्फॉर्मेशन दोगे? सर, हमें ऑडिट करना है सेल्स का, हमें सेल्स बिल भी चाहिए, क्या आप हमें प्रोवाइड करोगे? क्या हमें सेल्स रजिस्टर प्रोवाइड करोगे? क्या हमें स्टॉक रजिस्टर प्रोवाइड करोगे? अगर आप ये सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो ही हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे। ये आप पहले ही मैनेजमेंट से पूछ लो। अगर मैनेजमेंट एग्री करता है तो ही हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, मैनेजमेंट डिनाई करता है तो हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। चौथा, मैनेजमेंट से आप पहले ही पूछ लो कि सर, अगर हमें लग रहा है कि किसी पर्सन के पास हमारे ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो क्या आप हमें उस पर्सन तक एक्सेस दोगे या नहीं दोगे? अगर आप एक्सेस दोगे तो ही हम आपकी ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप हमें नहीं दोगे तो हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब बातें कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है या इंटरनल कंट्रोल लगाना है, ये बात हम मैनेजमेंट को क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने एस 200 नहीं पढ़ा, मैनेजमेंट को नहीं पता कि ऑडिटर का काम है रीजनेबल अश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें उसको बताना होगा कि सर, हमने एस 200 में पढ़ा है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज पर एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करे। हमारा काम क्या है? हमारा काम है ऑडिट करने का, हमारा काम है रीजनेबल अश्योरेंस गैदर करने का। तो उसने ये नहीं पढ़ा एस 200, इसलिए हम उसको बता रहे हैं पहले ही कि भाई, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करोगे तो ही हम आपकी ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज नहीं करोगे, एक्नॉलेज करना मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना, तो अगर मैनेजमेंट ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज कर रहा है तो ही हम उसका ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज नहीं कर रहा तो हम उसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। तो इन सभी पॉइंट्स को, जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, इन सबको बोलते हैं प्रीमाइसेस टू दी ऑडिट। ये जो चारों चीज है इसको हम बोलते हैं प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर, अगर मैनेजमेंट प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट, मतलब प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट का मतलब होता है मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करना। प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करना। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करना? इन चारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट है, यानी मैनेजमेंट अपनी ऑडिट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक्नॉलेज कर रहा है, तो हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। अगर प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट नहीं है, यानी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ अभी तक? सर, हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आएगा, मतलब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आएगा, अभी वो क्लाइंट बना भी नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या प्रेमाइसेस टू एन ऑडिट है। अगर होगा तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होगा तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा फैक्टर हो गया जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में है वो फैक्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे 200 में, 220 में, सॉरी। ठीक। तो हमने ये पढ़ लिया अभी तक, सर, अगर प्रेमाइसेस टू एन ऑडिट होगा तो ही हम कोई ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे, ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। हमने ये पढ़ा था ऐसे 200 में कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। ठीक। तो जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा एज पर एफआरएफ, तो पहला स्टेप क्या होगा? एफआरएफ डिसाइड करना। फॉर एग्जांपल, अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, अंजलि टेक्सटाइल, तो उसके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल है। ठीक। इंडेक्स एप्लीकेबल है तो उसका इंडेक्स एफआरएफ हो गया। अगर अंजलि टेक्सटाइल, फॉर एग्जांपल, अंजलि टेक्सटाइल नहीं होता, कुछ अंजलि बैंकिंग कंपनी होती, तो वहाँ पे जो बैंक के जो फॉर्मेट है, बैंक का जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता, तो उसका वो वाला फ्रेमवर्क हो जाता। तो सबसे पहले अंजलि टेक्सटाइल को ये डिसाइड करना है कि उसके ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, उसके बाद ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाएगा। ठीक। तो अगर अंजलि टेक्सटाइल का फ्रेमवर्क उसको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद वो उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। ठीक है। तो
अब ऑडिटर को ये बोला गया है यहाँ पे कि ऑडिटर जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप पहले एक और चीज देख लो, आप ये देख लो कि जो एंटिटी ने फ्रेमवर्क यूज किया है क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो फ्रेमवर्क सही है। हो सकता है अगर फ्रेमवर्क गलत यूज किया गया है तो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी मिसलीडिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया टेक्सटाइल एक लिस्टेड एंटिटी है, उसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है, लेकिन उसने क्या किया, फ्रेमवर्क यूज किया लेकिन गलत फ्रेमवर्क यूज कर लिया। उसने बैंकिंग कंपनी का फ्रेमवर्क यूज कर लिया, उसने इंश्योरेंस कंपनी का फ्रेमवर्क यूज कर लिया। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएंगे? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पोजीशन को क्लियर डिपिक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऑडिटर के ऊपर एक और काम दे दिया कि ऑडिटर जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो आप उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी देख लो कि क्या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मैनेजमेंट एंड पीसीडब्ल्यूजी ने यूज किया है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही गलत होगा तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत होंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो उसके ऊपर आपको ऑडिट करने का क्या फायदा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है तो आप उसका ऑडिट कर ही नहीं पाओगे। आपको फिर से मैनेजमेंट को क्या बोलना पड़ेगा, सर आपका फ्रेमवर्क ही गलत है इसलिए हम आपके ऑडिट नहीं कर पाएंगे। आप क्या कीजिए, पहले अपना फ्रेमवर्क ठीक कीजिए, सही फ्रेमवर्क डिटरमाइन कीजिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से एज पर जो सही फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, तो ऑडिटर के ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सर। हम पहले हमें तो ये देखना होगा कि प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट है या नहीं है, अगर वो है तो ये हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा हमें ये देखना होगा कि क्या जो एफआरएफ है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज किया है क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, ये हमें देखना होगा। हम ये दोनों चीजें चेक करेंगे, उसके बाद ही हम बोलेंगे अगर ये दोनों चीजें ठीक है, अगर प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट भी है और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज किया गया है अगर वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इन दोनों चीजों को ये डिटरमाइन करना प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट एंड ये देखना कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इन दोनों चीजों को हम बोलते हैं प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट। यानी इन दोनों चीजों को जो हमने पढ़ा अभी तक, प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट और दूसरा इज एफआरएफ यूज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों को हम बोलते हैं प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट। तो मैं यही बोल सकता हूं क्या सर कि अगर प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट होगा तो ही हम किसी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, अगर प्री कंडीशंस पे ऑडिट नहीं है तो हम एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्री कंडीशंस पे ऑडिट के अंदर दो बात आ गई, पहला इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल, अगर वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरा प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट एग्जिस्ट, प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट अवेलेबल, यानी मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटीज एक्नॉलेज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 4 पॉइंट्स। ठीक, तो ये दोनों चीजें होंगी, यानी प्री कंडीशंस होगा तो ये हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, प्री कंडीशंस पे ऑडिट नहीं होगा तो हम ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमने ये बात समझ ली। तो एक बार अगर आप पूरा इस चार्ट के जरिए समझेंगे हमारे स्टैंडर्ड को, इस स्टैंडर्ड का फ्लो ये है कि हमारे पास कोई ऑडिट आ रहा है तो हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स है जो ऑडिटर को ध्यान में रखने चाहिए। पहले से फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे इंडिपेंडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्टाफ, टाइम, एक्सपीरियंस, अगर ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, जो हम ऐसे 220 में आगे डील करेंगे। अगर हमारे पास स्टाफ होगा, हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। ये हम ऐसे 220 में पढ़ेंगे, जो बाद में पढ़ेंगे, इसका हमने डिस्कस भी नहीं किया। दूसरे से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, वो हमने पढ़ लिए 4 पॉइंट। ठीक है, हम इन फैक्टर्स को ऐसे 210 के अंदर डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने समझा सर प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट क्या होता है, उसके बाद प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट क्या होता है। ठीक, अब हम समझ लेते हैं इसको अपने नोट से। तो प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट क्या होता है, पहला there is an acceptable FRF that will be used in preparation and presentation of financial statement। दूसरा premises to an audit available, यानी management acknowledges its responsibilities with respect to preparation of financial statement, establishing necessary controls to enable preparation of financial statement free from material misstatement। Third, providing the auditor access to all information, books and records, additional information that auditor may ask from the management during the course of audit, and then unrestricted access to the person for obtaining audit evidence। ठीक है, auditor shall not accept the engagement if preconditions to an audit does not exist, यानी preconditions नहीं है तो auditor किसी भी audit को accept नहीं करेगा। तो इस स्टैंडर्ड के तहत हमारे पास दो तरह के काम है। पहला हमारा ये काम है ये देखना कि क्या प्रीकंडीशंस टू एन ऑडिट एग्जिस्ट और नॉट, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, इस स्टैंडर्ड का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है स्टैंडर्ड का,
जो भी आप काम करने जा रहे हो, जब भी आप किसी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हो, तो आपको दो चीज देखना होगा। पहला, उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उस स्टैंडर्ड को पढ़ के आपको क्या करना है, आपको इस स्टैंडर्ड के तहत आपका आउटकम क्या होगा। तो हमारा पहला आउटकम क्या था, हमें ये देखना कि प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट है या नहीं है। दूसरा हमारा आउटकम यह है, इस स्टैंडर्ड के तहत हमें ये पढ़ना है कि क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है या नहीं है। यानी ऑडिटर को क्या करना है, जब ऑडिटर ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करना है, यानी उसको ये समझ में आ गया कि प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट एग्जिस्ट। अब वो डिसीजन ले रहा है कि हाँ, प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ऐसे 220 के अकॉर्डिंग भी वो ऑडिट को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, यानी जो उसके ऐसे फैक्टर जो ऑडिटर के कंट्रोल में है वो भी पॉजिटिव है। अब ऑडिटर चाह रहा है कि हम इस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करें। तो ये स्टैंडर्ड ऑडिटर को ये बोलता है कि ऑडिटर, जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो आप क्या करो, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप सारी बातें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑडिट एंड ऑडिटी की, वो सारी लिख लो। मतलब जो भी चीजें हैं, आपका क्या रोल है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको अपॉइंटमेंट किस लॉ के तहत हुआ है, आपकी फीस कितनी होगी, आपका ऑडिट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, साथ में मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है, वो सब बातों को लिख लो। जैसे आप कुछ भी रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें आप सारी बातें लिखते हैं, ठीक है। आप कुछ भी चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसका आप एग्रीमेंट बनाते हैं। इसी तरह जब भी आप किसी एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो भी आपको एक एग्रीमेंट बनाना है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेंगे, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीस स्केड्यूल, सब कुछ। और उस लेटर को, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर बनाएगा अपने लेटर हेड पे बनाएगा, और उस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेगा, और उस लेटर हेड को मैनेजमेंट को देगा। मैनेजमेंट उस लेटर को पढ़ेगा, उस पर साइन करेगा और वापस ऑडिटर को दे देगा। ऑडिटर उस लेटर को अपने वर्किंग पेपर में रख लेगा एज पर SA 230। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडिटर ने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया और मैनेजमेंट को इशू किया। मैनेजमेंट उस लेटर को पढ़ रहा है और उस पर साइन कर रहा है। मतलब मैनेजमेंट ने उस लेटर को पढ़ के समझ के वो साइन कर रहा है। मतलब मैनेजमेंट ये समझ रहा है कि हाँ, ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने उस पर लिखा है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे, और साथ में हमने ये भी लिखा है मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और मैनेजमेंट उस पर साइन कर रहा है। मतलब मैनेजमेंट उन सभी बातों को, उन सभी टर्म्स के ऊपर एग्री कर रहा है। ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हमें ऑडिटर और ऑडिटी, जो हमारा एंटिटी है, उन दोनों के बीच में जो भी टर्म्स ऑफ ऑडिट है, जो भी ऑडिट टर्म्स की शर्तें हैं, उन सभी दोनों की शर्तों पर एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो वो हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के थ्रू करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहला क्या था, प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट एग्जिस्ट। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, देयर इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड दी ऑडिटी। मतलब ऑडिटर और ऑडिटी के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थ्रू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा काम है। तो हमने पहला काम जो हमारा था ये देखना, इस स्टैंडर्ड के तहत प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमने कर लिया। दूसरा हमारा काम क्या है, देखना कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है या नहीं है। ठीक है। तो हम समझते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है। इसका पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या होता है सर, क्योंकि हमें एग्जाम में अल्टीमेटली लिखना ही है। ठीक। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, अ लेटर इशूड बाय द ऑडिटर टू द ऑडिटी। एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या मैनेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा, नहीं, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हमेशा ऑडिटर इशू करेगा। किसको, ऑडिटी को, जो मैनेजमेंट है उसको। ठीक है। अ लेटर इशूड बाय द ऑडिटर टू द ऑडिटी specifying the terms and conditions of acceptance of an audit, including roles and responsibilities of the auditor and management and TCWG to have transparency। ट्रांसपेरेंसी के लिए दोनों के बीच में कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस चीज के लिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ठीक है सर। तो ये हमने समझ लिया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। एक बार हम इसका ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का क्या ना, हम कंटेंट्स वगैरह भी देख लेते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट वगैरह क्या होता है। ठीक है। एक बार इसका ब्रीफली से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या आएगा, एक मैनेजमेंट को हम एड्रेस करेंगे कि हम किस मैनेजमेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो टू द प्रिंसिपल या XYZ जो भी पर्सन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट को एड्रेस करेंगे टू मैनेजमेंट ऑफ अंजलि टेक्सटाइल्स। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कंपनीज एक्ट के तहत अपॉइंट हुआ हूं, तो मैं ये लिखूंगा कि सर वी हैव बीन अपॉइंटेड एज पर कंपनीज एक्ट, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हम ऑडिट कैसे करेंगे, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट में क्या क्या कवर है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस शीट कवर है, P&L कवर है, नोट्स अकाउंट कवर है। तो हम सबका ऑडिट करेंगे, हम ये सब बातें उसको बता देंगे। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या है सर, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ये हम उसको बता देंगे।
मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी हम उससे बता देंगे। उसके बाद हम ये बता देंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये काम किसका होता है, मैनेजमेंट का, और ये किस सेक्शन से तहत गवर्न होता है, जो हमारे कंपनीज एक्ट है उसमें ये दिया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर एफआरएफ प्रिपेयर करना जरूरी है, वो को हम उस बात को हम वहां पे रेफर कर देंगे। उसके बाद हम उसमें जो हमारी फीस है, शेड्यूल है, उन सब बातों को भी लिख देंगे। साथ में हम जो भी हमारा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा, जो रिवाइज्ड एसएस 700 सीरीज के अकॉर्डिंग हम ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। और बाकी जो हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट ने बोला है आपको कारों पे भी रिपोर्ट देना है, तो हम कारों पे भी रिपोर्ट देंगे। साथ में ऑडिटर का नाम, पता, वो सब चीजें लिख देंगे। तो मैं आपको शेयर करता हूँ किस तरह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया जाता है, सो दैट आपको एक ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। नॉर्मली क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आएगा कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, आपसे पूरा लेटर बनवाने का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता है। यहाँ पे आपका ये लेटर हेड होता है, जहाँ पे आपका नाम पता होता है, यहाँ पे आपका सीए का लोगो होता है, आपका एड्रेस वगैरह जो भी होता है। देन सबसे पहले हम उसको लिखते हैं टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि जिसको हमें एड्रेस करना होता है लेटर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमने लिख दिया। We are pleased to inform that we accept the audit engagement. We have been appointed under section, जो भी सेक्शन में आप अपॉइंट हुए हो, of the Companies Act और इनकम टैक्स और जीएसटी एक्ट to conduct the audit of financial statement. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या ऑडिट करेंगे हम, बैलेंस शीट का, पी&एल का, कैश फ्लो का, नोट्स अकाउंट्स का, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया कि ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। साथ में हम उसको ये भी बता देंगे कि सर हमारी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होती है, ये भी लिख देंगे। सर हमारा काम है ऑडिट करना, ना कि इन्वेस्टिगेशन करना, ना कि हमारा फ्रॉड डिटेक्ट करना। क्यों बता रहे हैं सर, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसे 200 नहीं पढ़ा, वो ये समझ लेता है कभी कभी कि ऑडिटर आ गया, हमें इंटरनल कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडिटर सारी गलती बता देगा। ठीक है, हम फ्रॉड डिटेक्ट करने नहीं आए हैं, हम ऑडिट करने आए हैं, हमें ये भी उसको बता देना है। उसके बाद मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमने बता दिया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, वो भी हम उसको बता देंगे। हम बता देंगे कि सर आपको एज पर सेक्शन 129 एंड सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। 133 में क्या दिया गया है सर, आपको एज पर इंड एस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके तहत आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे, आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। ठीक है, सेक्शन 129 में भी आपको वो चीज दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिख दिया कि आपने कि हमारी फीस क्या होगी, स्केड्यूल क्या होगा। देन हम उसको रेफर कर देंगे कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा एज पर एसएस 700 701, जिस भी तरह से ऑडिट रिपोर्ट हमारी बनेगी हम उसको बता देंगे। देन आपने यहाँ पे नाम लिख दिया अपना, देन आपकी फर्म का नाम आ गया, आपके सिग्नेचर एंड नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट है एंटिटी का, अनिल टेक्सटाइल, उसका मैनेजमेंट जो भी है, मैनेजर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैनेजर आया था तो मैनेजर यहाँ पे साइन कर देगा, एक तरह से वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आपको स्टडी मैट में जो आपका ऑडिट प्रोनाउंसमेंट है उसमें भी दिया गया है डिटेल में। ये मैंने आपको जस्ट एक एक्सट्रैक्ट दिया है तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड ही। हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो कभी भी किसी लॉ या रेगुलेशन को ओवरराइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ या कोई रेगुलेशन कुछ बात बोलता है और हमारा स्टैंडर्ड कुछ और बात बोलता है, उसके उलट कुछ बात बोलता है, तो हमारा स्टैंडर्ड कभी भी ऐसा नहीं होगा आपको किसी भी केस में कि वो उस लॉ या रेगुलेशन को ओवरराइड कर रहा हो या उस लॉ या रेगुलेशन के अगेंस्ट बोल रहा हो। ठीक है, तो एक और बात आती है यहाँ पे, ऐसी कोई सिचुएशन अभी नहीं है, बट स्टिल आईसीआई ने एक यहाँ पे स्कोप दिया हुआ है अपने स्टैंडर्ड के तहत कि अगर किसी केस में कोई लॉ या रेगुलेशन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रहा है और वो लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिटर की टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डिसाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो लॉ एंड रेगुलेशन बता रहा है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो लॉ एंड रेगुलेशन बता रहा है कि ऑडिटर एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो क्या आपको ये सब बातें जो हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव ये होगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी एंड ये सारी बातें, क्या आपको ये लिखने की जरूरत है या आप उस लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली हम किसी भी लॉ एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ये लिख देंगे कि सर हमारा अपॉइंटमेंट इस लॉ एंड रेगुलेशन के तहत हुआ है, तो हमारी ऑडिट टर्म्स एंड ऑडिट की जो भी शर्तें हैं, जो भी बातें हैं, वो भी इस लॉ एंड एक्ट के तहत गवर्न होगी। ठीक है, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी बातें जो हमने पढ़ी है ऊपर, वो सब बातें नहीं लिखेंगे। हम केवल ये लिख देंगे कि हमारा अपॉइंटमेंट इस लॉ के तहत हुआ है और हम इस लॉ के तहत अपना ऑडिट करेंगे, हमारी टर्म्स इस लॉ के तहत ही होंगी।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सब बातों को नहीं लिखना, हमें जस्ट उस लॉ और रेगुलेशन का रेफरेंस दे देना है कि सर हमारा अपॉइंटमेंट इस लॉ के तहत हुआ है एंड हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन भी इस लॉ के तहत ही रहेगी। ठीक है, दूसरा, आपको इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट हमें पढ़ा था कि प्रेमाइसेस टू एन ऑडिट अवेलेबल, वो बातें तो हमेशा एप्लीकेबल रहेगी, वो बातें आपको लिखनी है, बस साथ में आपको क्या करना है, ये रेफरेंस देना है कि सर ये लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है और हमारा ऑडिट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इस लॉ के तहत डिटरमाइंड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब कर रहा है द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो आपको दो बातों का ध्यान में रखना है। पहला, आपको ये सारी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना है बस कि दिस लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाइज, और दूसरा, मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वो 4 पॉइंट, क्योंकि वो काम तो मैनेजमेंट का है ही, कोई लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट जस्ट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बनाया है, ऐसा कोई अभी तक आया नहीं है केस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अंडली टेक्सटाइल्स, देन उसके बाद लिख दिया हमने वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट वी हैव एक्सेप्टेड द ऑडिट ऑफ अंडली टेक्सटाइल्स सिंस जो भी लॉ या रेगुलेशन अप्लाइज उसका हम नाम दे देंगे टू दिस ऑडिट, द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट will be governed by such law and the terms specified in the law shall be binding on the both the management and the auditor, दोनों के ऊपर वो लॉ की टर्म्स एंड कंडीशन बाइंडिंग होगी। हमने रेफरेंस दे दिया, हमने अपनी सारी बातें जो हमने ऊपर देखी थी वो नहीं लिखी, हमने केवल उस लॉ का रेफरेंस दे दिया। साथ में हम ये लिख देंगे however the management shall be responsible for the following, जो हमने प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट में पढ़ा था, जो हमने 4-5 बातें पढ़ी थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद वही हम साइन कर देंगे और मैनेजमेंट का उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया सर कि अगर कोई लॉ या रेगुलेशन अप्लाई होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस लॉ या रेगुलेशन को रेफर कर देना है, हमें सारी बातों को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा कवर हो गया। तो इस स्टैंडर्ड के तहत हमारी जो भी चीजें थी वो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। अब कुछ मिसलिनियस बातें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगी। ठीक है, अब आते हैं रिकरिंग ऑडिट के ऊपर। एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आपने लास्ट ईयर एंटिटी का ऑडिट किया था अंजलि टेक्सटाइल का, आप फिर से ऑडिट करने जा रहे हैं इस साल भी, तो क्या आपको फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है? आंसर इज नो, आपको हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ केसेस हैं जहां पे इट इज अप्रोप्रिएट कि आप उसे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू कर दें। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत है? फर्स्ट, अगर आपके और मैनेजमेंट के बीच आपके स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अगर मैनेजमेंट आपको फ्रॉड डिटेक्टर समझ ले, अगर मैनेजमेंट आपको बोले, आपको ये एक्सपेक्ट करे मैनेजमेंट कि आप फ्रॉड ही डिटेक्ट करो, हम इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाएंगे, आप तो बस फ्रॉड डिटेक्ट करो, वो आपका ऑब्जेक्टिव फ्रॉड डिटेक्ट करना समझ ले, तो आप उसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू कर दो, उसको फिर से बता दो कि सर हमारा काम है रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करना, हम यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं है, हम यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट करने नहीं आए हैं। दूसरा, अगर आपकी ऑडिट टर्म्स में कुछ जेन्युइन चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने फीस को रिवाइज किया या आपके स्कोप में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा जो अंजलि टेक्सटाइल है उसकी पहले मुंबई में ब्रांच थी, अब उसकी पुणे में भी ब्रांच है और आपको पुणे का भी काम दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके स्कोप में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इश्यू करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपका टर्म्स रिवाइज हो रही है। अगर मान लो ऑनरशिप में कुछ चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अंजलि टेक्सटाइल का पहले ऑनर था राधेश्याम, अब उसका बेटा आ गया, तो आपने क्या किया, फिर से मैनेजमेंट को ये बताने के लिए कि भाई हमारा ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, उन सभी चीजों को बताने के लिए आपने फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू कर देना है। अगर मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी मैनेजमेंट था पहले वो सारा चेंज हो गया, नया मैनेजमेंट आ गया, उनको नहीं पता कि आपका और पहले वाले मैनेजमेंट के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, तो आप फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू कर दो ताकि दोनों के बीच में क्लैरिटी रहे। अगर कुछ लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ रहा है, उस केस में भी आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत है। अगर एंटिटी के नेचर एंड साइज में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल पहले आप ओनली अंजलि टेक्सटाइल का ऑडिट कर रहे थे, अब अंजलि टेक्सटाइल ने किसी और एंटिटी को एक्वायर कर लिया और ये दोनों एक कंबाइंड एंटिटी है, अब आपको इस दोनों एंटिटी का जो कंबाइंड एंटिटी है उसका ऑडिट करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटिटी का साइज में चेंज हो गया, एंटिटी का एक तरह से मर्ज हो गया दो एंटिटी, तो आपको फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत है। यहाँ पे आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देंगे तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज अप्रोप्रिएट, इट इज, ठीक है, तो आप उस चीज को देखिए, यहाँ पे आपके प्रोफेशनल जजमेंट है कि आपको यहाँ पे ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर फिर से दे देना चाहिए। अगर एफआरएफ में चेंज होता है तो आपको फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत है, आपको फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस है, ये लिस्टेटिव लिस्ट है, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट,
ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इन केसेस में आपको ऑडिटिंग लेटर देना चाहिए। अगर इसके बियॉन्ड भी कुछ आपको कंडीशंस लग रहा है, आपको लग रहा है कि इट इज अप्रोप्रिएट कि मैं इसको जो हमारा मैनेजमेंट है उसको ऑडिटिंग लेटर दे दूं, तो आप फिर से दे सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आपको रोका नहीं गया। आपको हर साल इसमें लिखा है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप नहीं दोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है इन कंडीशंस के परे भी, इन कंडीशंस के बियॉन्ड भी कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे ऑडिटिंग लेटर देना फिर से देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया सर कि रिकरिंग ऑडिट के केस में क्या हमें हर साल ऑडिटिंग लेटर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीए इंटर लेवल पे पूछा जाता है। उसके बाद कुछ अदर मैटर्स को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अजय टेक्सटाइल का ऑडिट कर रहे हो, और ऑडिट जब आप उसका एक्सेप्ट करने से पहले ही जब आप बातचीत कर रहे हो अजय टेक्सटाइल के मैनेजर से, वो मैनेजर आपसे बोलता है सर आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर दो, कोई इशू नहीं है, बट आप सेल्स का ऑडिट मत कीजिए, ओनली सेल्स को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो अकाउंटेंट है उसने अभी सेल्स रजिस्टर प्रिपेयर नहीं किया, वो प्रॉपर तरीके से उन सभी बिल्स को मैनेज नहीं कर पाया, वो आपके ऊपर एक तरह से लिमिटेशन लगा रहा है, वो आपको मना कर रहा है सेल्स का ऑडिट करने से। मना कर रहे हैं मतलब आपके ऊपर एक लिमिटेशन लगा रहा है आपके स्कोप पे। आपका स्कोप क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना, बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट, सबका ऑडिट करना, हर एक कंपोनेंट का ऑडिट करना। वो आपके कंपोनेंट को हटा रहा है जो कि एक मेजर कंपोनेंट है। अगर आप सेल्स का ऑडिट नहीं करेंगे तो आपका जीपी गलत हो सकता है, आपका नेट प्रॉफिट गलत हो सकता है, आपका इक्विटी में गलत फिगर जा सकती है। तो एक तरह से वो आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप क्या ओपिनियन दे पाओगे, क्या बता पाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर रिव्यू? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि सेल्स इज अ मेजर कंपोनेंट जिसके ऊपर आपका लिमिटेशन लगा दिया गया। तो जब ऐसे लिमिटेशंस की वजह से आप अपना ऑडिट ओपिनियन नहीं दे पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जिसे हम बाद में एसए 700 सीरीज में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपका ऑडिट ओपिनियन नहीं दे पाना यानी आप किसी चीज के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने जो आपके ऊपर लिमिटेशन लगाया है बिफोर एक्सेप्टेंस द ऑडिट, और उसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि मैं ऑडिट ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा यानी मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा, तो इस केस में आप ऑडिट एक्सेप्ट मत कीजिए। आप मैनेजमेंट को बोल दीजिए सर आपने हमारे स्कोप पे लिमिटेशन लगाया है जिसकी वजह से मैं बाद में ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर पाऊंगा, मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, मैं ये नहीं बता सकता कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, क्योंकि आपने सेल्स का ही हमें ऑडिट करने से मना कर दिया। आप प्लीज पहले अपने बुक्स को रेडी कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए या आप किसी दूसरे सीए के पास जाइए। अगर दूसरे सीए ने भी सीए फाइनल अच्छे से पढ़ा होगा तो वो भी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने से स्कोप पे लिमिटेशन लग रहा है तो आप उस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट मत कीजिए। दूसरा, फॉर एग्जांपल आप ऑडिट कर रहे थे पिछले 3 क्वार्टर का, आप 4th क्वार्टर का ऑडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, 3rd क्वार्टर के एंड में क्या हुआ, जो हमारा एंटिटी है अजय टेक्सटाइल, इसके ऊपर इनकम टैक्स रेट पड़ी, और इनकम टैक्स ने क्या किया, जो डिपार्टमेंट था उन्होंने जो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट थी उन सबको सीज कर लिया और डिपार्टमेंट में ले गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मैनेजमेंट आपसे ये बोल रहा है सर लास्ट 3 क्वार्टर में हमने अच्छे से आपको सारे बुक्स अवेलेबल करवाई, हमने सारे बिल्स, सारे रजिस्टर, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी सब हमने आपको दी, लेकिन लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, हमारे पर इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, इस वजह से हम आपको ये बुक्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सपेंडिचर के जो भी बिल्स थे वो सभी बिल्स को ले गया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लग रहा था कि जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो सारे फेक है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या बोला है सर, जो भी ये एक्सपेंसेस वाला जो भी हमारे पी&एल अकाउंट में आ रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस के ऊपर जो भी बिल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले गया है, आप इसका ऑडिट मत कीजिए। तो क्या आपको इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये डिसीजन आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सपेंसेस सारे चेक कर रहे होंगे तो आप क्या बोल सकते थे, आपके ऊपर आपको ये भरोसा होता अपने आप पे कि हाँ मैंने सारे एक्सपेंसेस चेक किए हैं, ये सारे एक्सपेंसेस सही हैं। लेकिन अभी आप सारे एक्सपेंसेस चेक नहीं करोगे तो आपको भरोसा कम रहेगा, आप ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाओगे कि ये एक्सपेंसेस जो पी&एल अकाउंट में आ रहे हैं क्या वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो एक तरह से आपके यहाँ पे रिलायंस कम हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। पहले जब आप पूरे एक्सपेंसेस को चेक कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि हाँ ये सभी एक्सपेंसेस आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन जब आप इन एक्सपेंसेस को चेक नहीं करोगे तो क्या आपको वो रिलायंस रहेगा, क्या आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर, क्या आप उतना जितना लेवल ऑफ अश्योरेंस पहले दे पा रहे थे जब आप सारे एक्सपेंसेस चेक कर रहे थे, क्या उतना लेवल का अश्योरेंस आप अभी दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिक्वेस्ट की वजह से आपका जो भी लेवल ऑफ अश्योरेंस है वो कम हो रहा है, क्योंकि आप ऑडिट के जो भी एक्सपेंसेस हैं पी&एल अकाउंट के वो चेक नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी रिक्वेस्ट जिससे आपका लेवल ऑफ अश्योरेंस कम हो रहा हो, उस केस में आपको ये देखना है कि क्या जो रीजंस मैनेजमेंट दे रहा है क्या वो जस्टिफाइबल है।
अगर वो जस्टिफाइबल है तो क्या कीजिए, आप उस रीजन को एक्सेप्ट कर लीजिए और न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना दीजिए। आप उसमें लिख दीजिए कि सर हम ये एक्सपेंसेस चेक नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अगर रीजन जस्टिफाइबल नहीं है, आपको लग रहा है कि रीजंस जो दे रहा है मैनेजमेंट वो गलत है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट बोल रहा है कि सर हम ये एक्सपेंसेस इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारा जो अकाउंटेंट है वो छुट्टी पे गया है दुबई, वो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ही आएगा, क्या रीजन सही है, रीजन जस्टिफाइबल नहीं है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए आपको, ऐसे रिक्वेस्ट को कि हम आप इस चीज का ऑडिट मत कीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि जो रीजंस मैनेजमेंट दे रहा है क्या वो रीजंस ठीक है। अगर वो रीजंस ठीक नहीं है तो क्या करना होगा, आपको विड्रॉ कर देना है और साथ में आपको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी चेक के तहत रिपोर्ट अपॉइंटेड हैं तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देना होगा आरओसी को कि भाई मैं इस एंटिटी से विड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हो गया। पहला, अगर आपके ऊपर लिमिटेशन लग रहा है बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट तो आपको क्या करना है, ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करना। अगर ऑडिट आपकी चल रही है उसके बाद किसी बाद में आपसे आगे ये बोल रहा है कि सर आप अपना ऑडिट का स्कोप है वो कम कर दो, जिसकी वजह से आपका लेवल ऑफ एश्योरेंस वो कम हो रहा है, तो आपको दो चीज देखना है। पहला कि क्या जो रीजन है जस्टिफाइबल है, अगर है तो ही आप ऑडिट एक्सेप्ट कीजिए, अगर जस्टिफाइबल नहीं है तो आप ऑडिट से विड्रॉ कर दीजिए और रिपोर्ट कर दीजिए टू द रेगुलेटर और टीसीडब्ल्यूजी और ओनर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला, प्री कंडीशंस में ऑडिट देखना कि क्या प्री कंडीशंस में ऑडिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। दूसरा, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी बने रहे, इसलिए ऑडिटर मैनेजमेंट को यानी जो ऑडिटी है उसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि क्या हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत है, नहीं सर हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने समझा लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस अगर पहले लगा रहे हैं तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लिमिटेशंस बाद में लग रहा है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रीजन जस्टिफाइबल है, अगर जस्टिफाइबल है तो हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे और ऑडिट टर्म्स को रिवाइज कर देंगे, अगर रीजन जस्टिफाइबल नहीं है तो हम विड्रॉ कर लेंगे और रिपोर्ट कर देंगे टू द ओनर और टीसीडब्ल्यूजी और आरओसी अगर कंपनी एक्ट में रजिस्टर है तो ये स्टैंडर्ड भी हमारा कवर हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।